और चलिए रुख करते हैं इस बीच एक बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। यूपी में रोडवेज बसों ऑटो टेम्पो का किराया बढ़ाया गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने लिया है फैसला, यानी जनता पर महंगाई की मार और बढ़ने जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों ऑटो टेम्पो का किराया बढ़ाया गया है। बड़ी खबर, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने फैसला लिया है, यानी अब सफर करने के लिए अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। 24% की वृद्धि की गई है और नई दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं बसों में। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, रोडवेज बस ऑटो का किराया बढ़ाया गया है। 24% की वृद्धि आज से बसों में लागू हुई है। और हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। टीएन मिश्रा, बड़ी खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं अतिरिक्त किराया और बोझ महंगाई का जनता पर पड़ने जा रहा है। बसों ऑटो का किराया बढ़ाया गया है। हाँ प्रथम, बसों किराया जो है 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा हुआ है। पहले ₹1.05 प्रति किलोमीटर का सफर था ये, अब ₹1.30 जो है लोगों को देने पड़ेंगे। ये आज 12 बजे रात से लागू कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो है टेम्पो, ऑटो, टैक्सी, मैक्सी कैब सारे किराए बढ़ गए हैं और ये किराया भी जो है जल्द ही लागू हो जाएगा। जहां तक बसों की बात जानकारी देने के लिए तो आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर किराया बढ़ाया गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने फैसला लिया है, बसों के किराए में 24% की वृद्धि हुई है। चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। नई हज पॉलिसी 2023 की घोषणा की गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने की है घोषणा। नई हज पॉलिसी 2023 की घोषणा हुई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है, फ्री होगा हज आवेदन, हज यात्रियों को 50,000 तक की मिलेगी छूट। बड़ी खबर, बड़ी राहत हज यात्रियों के लिए। आपको बता दें, नई पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की और नई पॉलिसी के मुताबिक हज आवेदन फ्री होगा। हज यात्रियों को 50,000 तक की मिलेगी छूट। यात्रियों को छाता, चादर, सूटकेस का नहीं करना पड़ेगा भुगतान। हज यात्रियों के लिए यह बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी राहत दी गई है। नई हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है और नई पॉलिसी के तहत हज आवेदन फ्री होगा। और अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, बड़ी खबर सामने आई है, नई हज पॉलिसी 2023 की घोषणा की गई है। किस तरह से नई पॉलिसी में लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है? और देखिए, ये बहुत बड़ा विषय था और लगातार अल्पसंख्यक जो वर्ग है, चाहे मुस्लिम भाइयों को लेकर, जो हज को लेकर लगातार चिंतित थे। और बीच में जो स्मृति ईरानी का जो बयान आया था, उसके बाद कई प्रतिक्रियाएं आई थी। और 2024 को लड़ाई भाजपा को लड़नी है निश्चित रूप से। इस समय भाजपा का जो एजेंडा है, या फिर जो कार्यकारिणी समिति में जो बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि सभी धर्मों को लेकर साथ चलना है, तो ये एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस प्रकार से मुस्लिम का जो मांग थी, उसको लेकर, उसको देखते हुए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला ये है। नई हज कमेटी जो पॉलिसी है 2023 का घोषणा का ऐलान हो गया है, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की घोषणा कर दी है कि नई पॉलिसी के तहत मुताबिक फ्री होगा हज का आवेदन और हज यात्रियों को 50,000 तक की छूट मिलेगी। यानी कहीं न कहीं जिसको लेकर तमाम जो मुस्लिम परिवार हैं, चाहे सामान्य वर्ग के हों या फिर लगातार जिस तरीके से अन्य सरकारें छूट देती हैं, उस पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 2023 जो हज पॉलिसी है उसको अपडेट करते हुए मुसलमानों की छूट की बात की है। लेकिन इसके पीछे और हम जो कभी जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो 2024 का चुनाव है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। और खासकर उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान हालात हैं मुस्लिम को साथ में लेने के, या समझिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर 80 सीटें जो भाजपा का जो लक्ष्य है, उस पर कहीं न कहीं निगाहें हैं। तो मुसलमान हो या फिर ओबीसी से जुड़ा कोई मामला हो या फिर सामान्य कैटेगरी को,
भारतीय जनता पार्टी हर वो तबके को छूना चाहती है, हर विकास की हर एजेंडे को अंतिम पायदान तक पहुंचाना चाहती है, और उसी का नतीजा है जो हज पॉलिसी का ऐलान किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो बड़ी राहत, कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मिली है। और चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। 20 से 26 फरवरी तक चलेगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। यूपी सरकार पेश करेगी अपना बजट, 20 से 26 फरवरी तक होगा। यूपी सरकार पेश करेगी अपना बजट। तैयारियां लगातार जारी हैं यूपी सरकार की ओर से बजट सत्र को लेकर। आपको बता दें 20 तारीख से लेकर 26 फरवरी तक यूपी विधानसभा का बजट सत्र आयोजित किया जाएगा और इस दौरान योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, जहां खेरिया एयरपोर्ट पर आगरा के जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसके बाद मुख्यमंत्री आगरा किले के सामने रामलीला मैदान पहुंचे, जहां सीएम ने रामलीला मैदान में पूजा अर्चना कर बटन दबाकर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आगरा में टनल बोरिंग मशीनों को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है, जबकि कानपुर में इनका नाम तात्या और नाना था। हर दिन 10 से 12 मीटर तक टनल तैयार की जाएगी। यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन की ओर से आगरा मेट्रो के भूमिगत भाग में अप और डाउन ट्रैक के लिए 2 समानांतर सुरंगों का निर्माण किया जाना है। इस दौरान सीएम योगी ने आगरा G20 चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद का भी जायजा लिया। आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहाँ पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहाँ के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। तो वहीं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने G20 की तैयारियों का निरीक्षण किया और इस दौरान एके शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि काम को जल्द पूरा किया जाए। तो वहीं इसके बाद एके शर्मा ने आगरा के तिरंगा चौक पर भी पहुंचकर बाजार कमेटी के साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने 5 साल से लगातार राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने पर बाजार कमेटी को बधाई दी। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान कई कमियां भी देखी, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। रामचरित्र मानस को लेकर सपा नेताओं की तरफ से दिए जा रहे विवादित बयानों के खिलाफ माघ मेले में साधु संतों ने संकल्प यात्रा निकाली और यात्रा में स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के खिलाफ साधु संतों और महिला साध्वियों ने मोर्चा खोल दिया और हिंदू धर्म के मानने वालों को इन नेताओं को सबक सिखाने की अपील की। वहीं प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर साधु संतों ने हुंकार भरी और रामचरित्र मानस को लेकर दी जा रही बयानबाजी से खासे नाराज हैं। साधु संत सपा प्रमुख से इन नेताओं को पद से हटाने, जनता को इस पार्टी को सबक सिखाने का आह्वान कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनके ऊपर कई सारी टीका टिप्पणी हो रही है। उन्होंने भी श्री रामचरितमानस पर वो एक चौपाई को उठा करके उन्होंने काफ़ी इस तरह बोल दिया, जिससे कि हमारे पूरे सनातन धर्म के अनुयायी जो भी हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूं अखिलेश की पार्टी से तत्काल बहिष्कार किया जाए, जो भी पद है उसको पद से अपचित किया जाए और ऐसे लोग अगर समाज से नहीं हटाए जा रहे हैं तो कल को समाज में विकृतियाँ कितनी पैदा होंगी जो अखिलेश को झेलना भारी पड़ेगा। मैं चाहता हूं, अखिलेश से कहना है मेरा कि अगर आप अपनी पार्टी को सही सुचारू रूप से देना चाहते हैं, आगे सही इलेक्शन में आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों, गंदे लोगों को तत्काल बाहर निकालें। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने रामचरितमानस सहित अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, आज हमें समझना चाहिए कि मोहन भागवत जी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर उतारने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाई जो जाति व्यवस्था बनाई वो ब्राह्मणों ने बनाई, तो जाति का ऊंच नीच अगर वो ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो अगर इतने लंबे समय उनकी सरकार थी, इसको बदलने के लिए उन्होंने क्या प्रयास। उधर हरदोई में कैबिनेट मंत्री राजवीर सिंह चौहान ने पौराणिक पर्यटन तीर्थ हत्या हरण के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और यहां मौजूद लोगों ने कैबिनेट मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने पौराणिक तीर्थ हत्या हरण के जीर्णोद्वार, कायाकल्प और विकास कार्यों की चर्चा भी की।
लोग नेहमी सारण्य के विकास के लिए जो प्रोजेक्ट बना है जी जी 84 कोस परिक्रमा से लेके और विविध तरीके से डेवलपमेंट का जी जी तीर्थ विकास जी परिषद का गठन हुआ नेहमी सारण्य के लिए, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो प्रोजेक्ट हमने बनवाया है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे जितना भी विरोध करे, सरकार को जब भी जरूरत होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले लोग राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 हटाने और 3 तलाक कानून का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जरूरत पड़ी तो तमाम फैसलों को लिया। तो वहीं मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कल आरएलडी बड़ा प्रदर्शन करेगी और उसको लेकर जिला अध्यक्ष संदीप मलिक के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर बैठक की गई। इस दौरान रालोद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों से आगामी कल होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर में गिरावट सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ में तो कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि सरकार अडानी के मुद्दे पर चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। तो हरिद्वार में पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर किस तरह से देश को डुबोया जाता है, यह सीखना है तो मोदी और अडानी से सीखे। बीजेपी के आर्थिक विकास की धुरी अडानी के इर्द गिर्द घूमती थी और आज जो है पूरे विश्व में मालूम हो गया है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, केवल इसलिए कि जो अपने आप को चौकीदार कहते थे आज वो केवल एक व्यक्ति के चौकीदार सिद्ध हो गए हैं। जब अडानी की कंपनी को पूरे विश्व में उसकी पोल खुल गई है, सारे लोगों ने उसको अपने शेयर होल्डरों से निकाल दिया है, जिसको लेके प्रधानमंत्री जी पूरे विदेश में घूमते रहे कि इनकी इन्हीं के आधार पर हम अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वो आज चरमरा गया है। तो वहीं अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद से अडानी शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है। अडानी को लेकर अविश्वास पैदा होने के बाद निवेशकों के लाखों करोड़ अब तक स्वाह हो चुके हैं। अडानी समूह में एसबीआई और एलआईसी के निवेश के आंकड़े के बाद से ही सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, पूरे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में हर जिला मुख्यालय में, महानगर मुख्यालयों में आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है, जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं जिस तरीके जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की जो हमारी कंपनियां हैं, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे वो भारतीय जीवन बीमा निगम हो, ऐसी जो संस्थाएं जिसमें हमारे देश का लाखों करोड़ों जो हमारा जिसे कहते हैं उपभोक्ता इससे जुड़ा हुआ है, और ऐसी संस्थाओं से जबरन जो पूंजीपति मित्रों को अपने यहाँ से मतलब जबरन उन पे कि उनको शेयर को खरीदना और उन पे अपनी हिस्सेदारी बनाना, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेसी बिना सोचे समझे केवल हंगामा कर रहे हैं, जबकि सेबी, आरबीआई समेत कई केंद्रीय संस्थान किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था को नुकसान वाली बात से इनकार कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रही है। कहीं भी किसी तरीके का कोई ऐसा घपला नहीं हुआ है जिससे देश की आर्थिकी को मंदी आए और आर्थिकी को नुकसान हो। एलआईसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है। देश की वित्त मंत्री ने देश के सर्वोच्च सदन में आकर ये कह दिया है, उस पर जवाब दे दिया है कि कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, न कोई खतरा। विधानसभा भवन में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में गैरसैंण विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, द्वारहाट विधायक मदन बिष्ट समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विकास परिषद के अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश दिए। बैठक में पहले तो हमने पूरे जो हमारे पिछले कुछ समय से 128 कार्य जो कि जिसके लिए पैसा अवमुक्त हो चुका है, उन कार्यों की समीक्षा की, और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 119 कार्य पूरे हो गए हैं, कुछ कार्य अभी पूर्ण होने की स्थिति में हैं। हमारे पास गैरसैंण विकास परिषद के लिए टाउन प्लानर्स हैं, मास्टर प्लान बनाने के लिए भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक
अच्छी चीज़ ये हुई कि हम सब ने निर्णय लिया कि हमें गैरीसैंण के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करना है और उसके लिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि एक फर्म रखी जाए जो कि आर्किटेक्ट्स की फर्म हो। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने पत्रकार वार्ता कर सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बिष्ट का कहना है कि प्रदेश में पेपर लीक और भर्तियों में माफियागिरी हावी है, जिसका खुलासा पुलिस की पकड़ में आने वाले खुद बयां कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार इन पर रोक लगाने का काम करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी पारी की सरकार अपने 11 महीने पूरे कर चुकी है, लेकिन इन 11 महीनों में जिस तरह से राज्य के अंदर भ्रष्टाचार को पल्लवित पुष्पित करने का काम सरकार ने किया, वो चिंता का विषय है। राज्य में जो बेरोजगार नौजवान है उसके हितों पर चोट करने का काम हुआ। UKSSC भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो विधानसभा में भर्ती घोटाले हों और चाहे वो लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा हो, इन सब में से कौन परीक्षा ऐसी है जिसमें नकल माफियाओं ने। तो वहीं उत्तरकाशी में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आमजन में सड़क सुरक्षा नियमों को समझाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने यातायात पुलिस को सड़क सुरक्षा जन जागरूकता के निर्देश दिए। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उत्तरकाशी में यातायात और थाना पुलिस लगातार रूटीन चेकिंग कर रहे हैं, जहां शहर के आसपास एल्कोमीटर और डेसिबल मीटर के साथ सघन अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं रामनगर में हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। कोटाबाग विकास खंड के अलग अलग गांवों के ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की, जंगली हाथियों के कारण फसलों का मुआवजा देने की मांग की। तो वहीं ग्राम प्रधान हरीश चंद्र ढोंडियाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों, नीलगायों का आतंक बना हुआ है। ये कोटाबाग ब्लॉक के जो ग्रामीण हैं वो ऑफिस में आए हैं। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है कि उनके वहाँ हाथी से फसल क्षति द्वारा की जा रही है, तो वो हाथी से सुरक्षा के लिए मांग की है उन्होंने। तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया है और इस पर जल्दी आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं कोटाबाग ग्राम पंचायत नौदा का निवासी हूँ। मुख्य मांगे यही है कि जंगली जानवरों से हमारे और हमारे परिवारों की और फसलों की सुरक्षा हो, यही हमारी मुख्य मांग है वन विभाग से, जिसकी लगातार वन विभाग अनदेखी कर रहा है। अब छोटे कर्मचारी आते हैं ना, तो उनके पास गाड़ियाँ होती है ना, कोई उनके पास पटाखे वगैरह ऐसे कुछ नहीं होते हैं, और हाथियों ने लगभग गाँव की 50% फसल पूरी नष्ट कर दी है। उधर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और SOG टीम को आज एक बड़ी सफलता मिली, जहां टीम ने भोटिया पड़ाव क्षेत्र के गोविंदपुरा से 50 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को काबू कर लिया। पकड़ा गया तस्कर मोन्टू सुभाष नगर का रहने वाला है, जबकि उसका साथी अमन गांधी अभी फरार है। पकड़ी गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। तो वहीं हरिद्वार में भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष रहे गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर स्थित अमरदीप चौधरी के घर में घुसकर हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून दिया और इस दौरान अमरदीप के भाई को भी गोली लगी। हत्या का कारण प्रॉपर्टी और पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। हत्या की खबर से शहर में सनसनी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।